होटल विशाखा में उस भूकंप के बाद हलचल मची हुई थी। सारे लोग और प्राणी इधर से उधर भाग रहे थे और इस बीच सभी को तलाश थी कि उनका मैनेजर कहां है और क्या कर रहा है। यानी कि होटल के सारे लोग एक ही व्यक्ति को ढूंढ रहे थे और वो व्यक्ति था मिस्टर ओबरॉय। कुछ वजह थी कि हर किसी को लगता था कि हर चीज की चाबी बस एक मिस्टर ओबरॉय के पास ही है। और इस बीच माया अपनी साधना में बैठी हुई थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसने इस तरह की साधना का प्रयोग पहले ऐसे कामों के लिए नहीं किया था, लेकिन अब उसे यकीन था कि वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि महादेवी की देखरेख में अभ्यास करते हुए उसने अपने आप को बहुत बदल लिया था। वो पुरानी माया नहीं रही थी जिसे आसानी से पकड़ा और मजबूर किया जा सकता था। उसकी शक्ति का स्तर अब नई ऊंचाइयों को छू चुका था। वो ऊंचे ऊंचे स्तरों के बीच आती जाती अपनी साधना को नियंत्रित कर सकती थी। वो महादेवी की आम शिष्याओं की तरह भी नहीं थी। वो शक्ति में एक खास स्थान प्राप्त कर चुकी थी। अब वो महामाया थी। उसने ऐसी शक्तियों को साध रखा था जिनका अंदाजा भी किसी को उसकी मासूम सूरत देखकर नहीं हो सकता था। वहीं उसके आसपास होटल विशाखा का हाल बेहाल हुआ पड़ा था। वहां की सारी खूबसूरती और कला कबाड़ बन गई थी। भूकंप के दौरान पार्टी की सारी मस्ती भी खत्म हो गई थी। जब लोग घबराहट में इधर उधर चले गए थे, तो अब उस जगह पर टूटे हुए गिलास, इधर उधर गिरी हुई कुर्सियां, लोगों के सामान, खाना, पैरों के नीचे कुचले हुए फूल पत्तियां, टूटी हुई बोतलों से गिरी हुई वाइन आदि का ढेर जमा हुआ था। श्वेता के लिए भी भूकंप के साथ ही मस्ती का सारा आलम खत्म हो चुका था और वो ये सब देखकर उदास हो गई थी। उसका नशा उतर रहा था। वे सारे नौजवान वहां से भाग गए थे और पार्टी का संगीतकार भूकंप के दौरान अपने ही गिटार की तारों में उलझ गया था। यही नहीं, पार्टी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तो श्वेता को अब एहसास हुआ था कि यहां आसपास कुछ बहुत अजीब हुआ है। उसे पहली बार में समझ भी नहीं आया था कि ये कोई भूकंप आया था। उसने आंखों पर जोर दिया, तब वो समझ सकी कि जब वो नशे में लहरा रही थी, तब उसके आसपास का सारा जहान लहरा रहा था। अगले ही पल उसे लगा कि इसका संबंध जरूर माया से होना चाहिए, क्योंकि माया ही फिलहाल एक इतनी शक्तिशाली प्राणी थी जो यहां पर थी और इस सारे होटल को उथल पुथल करने लायक शक्ति रखती थी। हालांकि श्वेता के अनुसार माया को खुद अभी अपनी शक्ति का पता नहीं था। वो दौड़ी और दौड़कर उस सारे बगीचे को पार करते हुए इधर उधर पड़ी हुई चीजों पर पैर रखते हुए जल्दी से होटल की लॉबी से निकली और कमरों के बीच के गलीचे में पहुंची। लगभग हाँफते हाँफते वो माया के कमरे के सामने जाकर रुक गई। उसके चेहरे पर बहुत अचरज के भाव थे। वो समझ नहीं सकती थी कि ऐसा कैसे हो रहा है। सारे होटल में भूकंप आया पड़ा है, लेकिन माया अपनी साधना में इस तरह से लगी हुई है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि आसपास क्या हुआ है। आखिर ये क्या कर रही है? क्या इसने अपनी साधना के दौरान कोई कांड किया है या फिर इसे सचमुच कुछ हुआ है? उसने आगे बढ़कर उसे ध्यान से देखा। वो अपनी साधना में पूरी तरह से रमी हुई थी। श्वेता ने माया को आवाज दी, माया, माया, तुम क्या कर रही हो? लेकिन माया अपनी साधना में इतनी गहराई तक उतरी हुई थी कि उसने श्वेता की आवाज ही नहीं सुनी। श्वेता धीरे धीरे कुछ कदम चलकर माया के और करीब पहुंची और फिर उसने माया को दोबारा थोड़ा जोर से आवाज दी, माया, तुम क्या कर रही हो? तुम यहां ये ध्यान मनन करने में लगी हुई हो और वहां सारा होटल किसी बहुत भयानक भूकंप से हिल गया है। तुम्हें क्या कुछ भी पता नहीं चला? श्वेता की जोर की आवाज सुनकर माया ने आंखें खोली। उसने श्वेता की ओर देखा और कहा, हां, मुझे अंदाजा हुआ था, लेकिन वो भूकंप मेरे आसपास से निकल गया है, क्योंकि वो भूकंप था ही नहीं। श्वेता ने आश्चर्य से कहा, वो भूकंप नहीं था? क्या मतलब तुम्हारा? हां, वो भूकंप नहीं था। जैसे तुम श्वेता नहीं हो, कहते हुए माया के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे
क्या बात कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारी बात का? क्या कहना चाहती हो? श्वेता ने तेज आवाज में पूछा। बस बस, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे सच को और नहीं छिपा सकती। मेरी साधना से मैंने सच देख लिया है। मैंने जान लिया है कि तुम्हारा असली रूप क्या है। ओह, कहकर श्वेता 2 कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर थोड़े से डर के भाव थे, लेकिन जल्द ही वे भाव एक नई मुस्कुराहट में बदल गए। श्वेता का शरीर ऊपर से नीचे तक तेजी से बदलने लगा। उसका चेहरा काला पड़ रहा था। उसके बाल जैसे आपस में गुंथकर झाड़ी जैसा कुछ बना रहे थे। उसका शरीर दूसरा रूप ले रहा था और कुछ ही पलों में माया के सामने श्वेता की जगह एक पारदर्शी जलपरी खड़ी हुई थी। तो आखिरकार तुमने जान ही लिया कि मैं श्वेता नहीं हूं, बल्कि नीलम हूं। उस जलपरी ने कहा, मुझे नहीं पता नीलम कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे ये पता है कि तुमको मुझे ये बताना है कि तुम कौन हो और मुझे यहां लाने का तुम्हारा क्या उद्देश्य था। माया ने पूछा, तुम्हें यहां लाने का मेरा अपना कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहां लाने का काम शुरू से आखिर तक सिर्फ एक ही चीज के लिए था, और वो ये है कि मेरा जो फर्ज है उसे मैं पूरी तरह पूरी लगन से करती रहूं। मुझे यही आदेश मिला था कि मुझे रूप बदलकर तुमको यहां लाना है, इसलिए मैंने अपने मालिक का हुक्म बजाया। इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं इस सारे मामले में। जलपरी ने जवाब दिया, इसका मतलब हुआ कि तुम चाबी वाली गुड़िया हो और तुम में चाबी भर के कुछ भी करवाया जा सकता है। एक बात बताओ कि तुम्हारी चाबी भरने वाला कौन है? कौन है तुम्हारा मालिक? माया ने दोबारा पूछा। उससे तुम पहले ही मिल चुकी हो, सामने से जवाब आया। हां, मुझे यही अंदाजा था। तुम्हारा मतलब मिस्टर ओबरॉय? माया बोली, बिल्कुल, ओबरॉय यानी दुराग्रह ही इस जगह के मालिक हैं, और यहां जो भी होता है सब उन्हीं के कहे अनुसार होता है। जलपरी बोली, सब कुछ उसके कहे अनुसार नहीं होता है, क्योंकि मैं उसके कहे के अनुसार नहीं चलती हूं और मैं यहां से जा रही हूं, और तुम मुझे बताओगी कि मुझे यहां से कैसे निकलना है। माया ने गुस्से से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मुझे मिले हुए हुक्म के खिलाफ होगा। जलपरी थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, लेकिन फिलहाल तुम्हारा हुक्म कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम फिर से कभी रूप बदलकर किसी को धोखा देने लायक नहीं रह जाओगी। माया बहुत गुस्से में थी। उसे नहीं पता था उस लड़की को कि अब उसे किसी के हुक्म की गुलामी की कोई जरूरत नहीं है। मेरी विनम्रता को मेरी कमजोरी मत समझो। जलपरी ने कहा, मुझ पर हमला करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने के बाद मुझे तुम पर वापस हमला करने का अधिकार मिल जाएगा। अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, क्योंकि हम मेहमानों के साथ गलत तरीके से पेश नहीं आते। वाह, ये तो कमाल की बात है। तुम्हें तो होटल मैनेजमेंट में बड़े अच्छे अंक मिले होंगे, लेकिन एक बात समझ लो, जिस तरह का काम तुम्हारे मिस्टर ओबरॉय कर रहे हैं वो कोई होटल मैनेजमेंट का काम नहीं है। ये लोगों को पकड़कर अपने पास बंदी रखने का काम है। ये लोगों को बंदी बनाने का काम अपराध है, और लोगों को उनकी मर्जी के बिना यहां लाना, उन्हें यहां रखना सजा पाने के लायक बात है, जो मिस्टर ओबरॉय यानी तुम्हारे मिस्टर दुराग्रह को जरूर मिलने वाली है। माया झुंझलाते हुए बोली, वो सब किसी दूसरी दुनिया में अपराध हो सकता है, पर यहां नहीं। यहां अपराध वही होता है जिस काम के लिए मना किया गया है, यानी दुराग्रह ने मना किया है। इसलिए अगर मैं तुम्हें जाने देती हूं या तुम्हारी कोई भी ऐसी बात मानती हूं जो उनकी आज्ञा के खिलाफ है, तो वो अपराध होगा। तुम्हारा यहां से भागना भी अपराध होगा। उस जलपरी ने माया को समझाते हुए बोला, चलो ये बात अच्छी बता दी, तो फिर अब मेरा मन कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा अपराध करना चाहिए। ये अपराध मैं कैसे शुरू करूं?
क्या तुम्हें सबक सिखाकर अपराध की शुरुआत करूं या फिर इस होटल के बाकी हिस्सों को अपने अपराध से भर दूं? माया बोली। जलपरी ने जवाब दिया, मेरी सलाह है कि ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करो, क्योंकि ऐसा करने पर मिस्टर ओबरॉय बुरा मान जाएंगे और वे अपराधियों के साथ बहुत अच्छे से पेश नहीं आते। माया भी जवाब देते हुए बोली, हाँ, वो तो मैंने देखा है। तुम्हारे मिस्टर ओबरॉय ने मुझे अपराधियों के बारे में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था और मैंने भी उन्हें बताया था कि जानबूझकर लोगों को कोई काम करने के लिए मजबूर करके फिर उन्हें अपराधी कहना यह कोई जायज बात नहीं है। ये अपने आप में लोगों को और खुद को बेवकूफ बनाने का काम है, जो वो कर रहे हैं लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। जलपरी ने जवाब दिया, ये तुम्हारा सोचना है, लेकिन यहां के हिसाब से ऐसा नहीं माना जा सकता। हर जगह के अलग अलग नियम कानून होते हैं और यहां का नियम कानून यही है कि मिस्टर ओबरॉय की कोई भी बात मानने से इनकार ना किया जाए। माया बहस के मूड में आ गई थी। बाकी की दुनिया में इसे गुलामी कहते हैं। गुलामी एक ऐसी चीज है जिसे हमने पृथ्वी लोक से हटा दिया है और अब हमें तुम्हारे लोक से भी इसे हटाना पड़ेगा। जलपरी कहती है, ये कोई लोक नहीं है। माया ने कहा, तो फिर क्या है? जलपरी ने बताया, ये राहुकाल के ख्यालों की दुनिया है। इतने बीच में चारों तरफ से आसमान में एक प्रकाश फैल गया। आसमान में फैले हुए उस प्रकाश में माया ने देखा वहां कार्तिक आ चुका था और उसकी बाहें माया के लिए खुली हुई थीं। नीलम थोड़ा दूर पीछे हटी, फिर वो तेजी से गुर्राई और आगे बढ़कर कार्तिक पर हमला करने लगी। नीलम के शरीर से बहुत सारे सूंड जैसे अंग निकलने लगे, जिन्हें देखकर पहली बार तो वो किसी मकड़ी की तरह लग रही थी, लेकिन बाद में ऑक्टोपस की तरह लगने लगी और उसकी सूंडों ने चारों तरफ से झपटकर कार्तिक को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन कार्तिक बड़ी तेजी से इधर से उधर निकलते हुए उसकी सूंडों की चपेट से बच गया। उसके शरीर में एक अद्भुत फुर्ती थी जो साधना के इस स्तर पर आने पर ही आ सकती थी। कुछ ही देर में कार्तिक ने नीलम को उसी की सूंडों में एक चोटी की तरह बांध दिया। बाहर मैदान में उस होटल के सारे लोग ओबरॉय को ढूंढ रहे थे, जो कि फिलहाल कार्तिक से होने वाली जंग के बाद से गायब था। उन सभी ने देखा कि आसमान में एक जोर का प्रकाश ऊपर उठ रहा है। बादलों पर एक आकृति बन रही है। ये माया थी और उसके साथ कार्तिक भी था। वे दोनों एक दैवीय जोड़े की तरह आसमान में थे। उनके चेहरे पर बहुत ही शांत और सौम्य भाव थे। अपनेपन से भरी आवाज में कार्तिक ने उन सब से कहा, मैं नरसिंह हूं और अब तुम लोग राहुकाल की मानसिक कैद से आजाद हो। अपने भीतर की बुराई को छोड़कर सुख से जीवन जियो। इसी के साथ सभी के चेहरे पर कार्तिक के प्रति धन्यवाद के भाव आ गए। वे सभी उसके आगे झुक गए, लेकिन तब तक उन्हें आजाद कराकर कार्तिक और माया वहां से जा चुके थे। उनकी एक खूबसूरत दुनिया पुणे शहर के एक प्यारे से घर में उनका इंतजार कर रही थी, जहां कार्तिक और माया अब हमेशा हमेशा के लिए एक होकर एक सुखी जीवन जीने वाले थे। आखिरकार इसी प्यार के लिए तो सारी जंग थी जिसे उन्होंने अब पा लिया था। हमारी कहानी कैप्टन कार्तिक को सुनने और सराहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जाने से पहले मैं आपको एक और जबरदस्त कहानी डेंजरस दिल के बारे में बताना चाहूंगा, जो आप पॉकेट एफएम पर सुन सकते हैं। सायशा का दिल अपने बॉयफ्रेंड नमन और बेस्ट फ्रेंड टीना को एक साथ इंटीमेट होता देख बुरी तरह टूट चुका था। और फिर एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मुलाकात अभय खन्ना से हुई, जो अपने गुस्से के लिए मशहूर एक खतरनाक बिजनेसमैन था। वो सायशा की फैमिली का पुराना दुश्मन भी था। अभय और सायशा की पहली मुलाकात ने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक सिंपल शरीफ लड़की
और एक एंग्री यंग मैन जैसे दो बिल्कुल अलग किरदार के बीच क्या रिश्ता बनेगा, क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए डेंजरस दिल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।